बच्चों, बीती कक्षाओं में हमने जाना कि सामाजिक मानवशास्त्र किसे कहते हैं, सामाजिक मानवशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, उसकी कौन कौन सी अध्ययन वस्तु हैं। तत्पश्चात ये टॉपिक जब समाप्त हुआ, हमने उसका एक जो भाग है कि लगातार जब हम बात कर रहे हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र आदिम समाज का अध्ययन करता है, जनजातियों का अध्ययन करता है, तो हमारे लिए ये जानना बेहद आवश्यक हो गया था कि जनजाति क्या है। और हमने इसे भी जानने की चेष्टा की पिछली कक्षाओं में कि जनजाति क्या है, और जो उसका सार निकल कर आया वो हमने ये जाना कि जनजाति समाज वह समाज है जो आज भी ज्ञान और विकास से दूर जंगलों में निवास करता है। ठीक है, अब एक प्रश्न और लगातार उत्पन्न होता है जिसको लेकर हमारा ज्ञानवर्धन होना आवश्यक है, और वह प्रश्न ये है कि ऐसा एक ठहराव आ जाता है और अधिकतर बच्चे इस बात को लेकर, अधिकतर जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, मानव शास्त्र के विद्यार्थी हैं, वो इस बात को लेकर कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं उनमें संशय का भाव उत्पन्न होता है कि जनजाति, क्योंकि जाति शब्द प्रयोग में आ रहा है, तो जनजाति और जाति क्या एक ही अवधारणा है या एक ही संज्ञा है, एक ही पहचान है। तो इसलिए आपके सिलेबस में भी दे रखा है कि हम इस सत्यता से परिचित हों कि जनजाति और जनजाति क्या है। आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जनजातियों के बारे में हमने ये जाना कि जनजातीय समाज या आदिम समाज, जो प्रायवाची नाम है, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, वनवासी भी कहा जाता है उन्हें। तो वो कौन है? अब उन जनजाति और जाति के मध्य कौन सा अंतर है, ये हमारे लिए जानना आवश्यक हो जाता है। चलिए हम पहला बिंदु जो जानेंगे आज, वो पहला है कि जनजातीय जीवन का एक बहुत बड़ा संबंध है अंतर्वैयक्तिक संबंध से। अंतर्वैयक्तिक संबंध क्या होता है, ये मैं आपको प्रथम वर्ष में पढ़ा चुकी हूँ, और यह अंतर्वैयक्तिक संबंध नातेदारी पर आधारित होता है। फलस्वरूप समानता उत्पन्न होती है, जबकि जातीय समानता के संदर्भ में देखी जा सकती है। वहीं इसी तरह जाति विभिन्न उपजातियों में बटी हुई है, वहाँ इन उपजातियों में असमानता दृष्टिगोचर होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें। जाति और जनजाति दोनों ही अंतर्वैवाहिक हैं, लेकिन इनके भीतर एक प्रमुख अंतर यह है कि जाति कभी भी अपनी नातेदारी व्यवस्था में विवाह नहीं करती। कौन? जाति। जबकि जनजातियों में नातेदारी व्यवस्था में विवाह होता है। अब एक उदाहरण आप लें, नागालैंड में एक जनजाति है अंबागी, जो कि मातृसत्तात्मक है। मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक में आप अंतर जानते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको ये बताना चाहूँगी कि मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक परिवार या समाज क्या होता है। देखिए, पितृसत्तात्मक समाज वह होता है जहाँ वंश पिता के नाम से चलता है और समस्त संपत्ति पिता की होती है, और पिता अर्थात उस परिवार के मुखिया, पुरुष मुखिया की होती है, और उत्तरोत्तर वो वहाँ के पुरुष सदस्यों को ही प्राप्त होती है। वहीं मातृसत्तात्मक समाज इसके बिल्कुल विपरीत है, जहाँ परिवार की पहचान, परिवार का उपनाम माता के नाम से होता है, और जो संपत्ति है वो भी उस परिवार की जो मुखिया स्त्री है उसे प्राप्त होती है। तो अब यहाँ जो उदाहरण हम दे रहे हैं वो ये है कि हमने जिस बात पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया कि जाति और जनजाति में क्या अंतर है, तो इसके भीतर एक मुख्य अंतर क्या है कि जाति कभी भी अपनी नातेदारी व्यवस्था में विवाह नहीं करती है, जबकि जनजातियाँ कर सकती हैं। और नागालैंड का जो अंबागी नागा समाज है वो मातृसत्तात्मक समाज है, और यह समाज एक पुत्र को अपनी विधवा माँ के साथ विवाह करने की इजाज़त देता है। बड़ा आप लोगों को हैरानगी होगी, आश्चर्य होगा, परंतु ये सत्य है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जो माँ विधवा हो गई है और अगर वो अपना विवाह अपने परिवार से बाहर जाके किसी अन्य पुरुष से कर लेगी, तो उस परिवार की सारी संपत्ति माँ के साथ चली जाएगी। तो अपनी संपत्ति, अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए ऐसा विवाह करने की अनुमति नहीं, कि संपत्ति ना जाए, इसलिए ऐसा विवाह करने की अनुमति दी जाती है
कि पुत्र अपनी माँ से, विधवा माँ से विवाह कर सके। तत्पश्चात हम जानेंगे कि और ऐसे कौन कौन से विभेद हैं। तो जनजाति एक संपूर्णता को लिए हुए होती है ना, जबकि जाति व्यवस्था विपरीतता लिए हुए होती है। इस प्रकार जनजाति में सामूहिक एकता देखी जा सकती है, जबकि जाति में इतनी गहन सामूहिक एकता नहीं देखी जाती। अब आप खुद देख लीजिए, मूलतः भारत में जाति 4 हिस्सों में बटी होती है मूलतः। अब उसके डिवीज़न, सब डिवीज़न, उप जातियाँ बहुत सारी हैं, पर जो मूल जातियाँ भारत में देखी जाती हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब उसमें अनेक उपजातियाँ भी होती हैं और स्वाभाविक तौर पर आप बहुत बेहतर तरीके से समझते होंगे कि जातियों में एकता होना संभव ही नहीं है, क्योंकि इस जाति का जो आधार भूमि खड़ी हुई है वो उच्च और निम्न स्तर में जो बटा हुआ है, स्ट्रैटिफिकेशन है कि किसको समाज में उच्च परिस्थिति प्राप्त है, किसको निम्न परिस्थिति प्राप्त है। जब ये पैरामीटर है, जब ये मापदंड है, तो स्वाभाविक तौर पर उनमें समानता देखने को नहीं मिलेगी, उनमें सामूहिक एकता देखने को नहीं मिलेगी, जबकि जनजाति में इस प्रकार का विभेद नहीं देखा जाता। अब उसके बाद हम एक और विशेषता पर आते हैं। विशेषता कहने के अर्थात इस संदर्भ में कि इनके जनजाति और जाति के मध्य में कौन सा अंतर है। तो जनजातियों में संग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ये बात आपको, और पूंजी का निर्माण आदि की प्रवृत्ति। जनजातियों में संग्रहण करने की प्रवृत्ति, पूंजी का निर्माण आदि करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, जबकि जातियों में ऐसा होता है। और अंतिम अंतर किस चीज़ का है? धर्म का है। आदिवासियों के धार्मिक रीति रिवाजों में वेदों, संस्कृत साहित्य आदि का स्थान नहीं होता, जबकि हिंदू समाज में जाति में पुजारी का स्थान महत्वपूर्ण होता है। जनजातियों में सबसे बड़ा पुजारी वह होता है जिसे देवी या देवता आते हैं। अब देखिए फिर, और इन्हें क्या कहते हैं? भूपा कहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हम अंधविश्वास की बात करें। देखिए, हम जब मानव शास्त्र पढ़ रहे हैं और विगत आपकी 5 से 7 कक्षाओं में जब हमने मानव शास्त्र पढ़ा तो हमने ये जाना कि भोपा किसे कहते हैं। ये लगातार जब मैंने आपको धर्म और जादू पढ़ाया था, आपको याद होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जब तक आप धर्म और जादू को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सामाजिक मानव शास्त्र को नहीं पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मैंने आपको स्पष्ट तौर पे कहा था कि धर्म तर्क पर आधारित नहीं है, धर्म विश्वास पर आधारित है। तो जनजातियों में धर्म और जादू का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसको हम तर्क पे आधारित आधार या तर्क की कसौटी पर नापने की चेष्टा नहीं करें, अपितु तो हम ये माने कि जनजातियों में ये विश्वास था कि एक व्यक्ति जिसे देवी या देवता आते हैं या नहीं आते, यह हमारे विचारने की वस्तु नहीं है, विचारने का तथ्य नहीं है, ये ऐसा विश्वास माना गया। तो हमने आज जाना कि जाति और जनजातियों के मध्य क्या अंतर है। अब देखिए बच्चों, आपका जो फर्स्ट ईयर का पेपर है, सॉरी थर्ड ईयर का सेकंड पेपर है सोशल एंथ्रोपोलॉजी का, उसका जो आपका पहला जो महत्वपूर्ण यूनिट फर्स्ट में था, महत्वपूर्ण बिंदु आपको जो जानना था, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र किसे कहते हैं, सामाजिक मानव शास्त्र की अध्ययन वस्तु क्या है, और तत्पश्चात हमने सामाजिक मानव शास्त्र की विभिन्न विशेषताओं को भी जाना था और हमने सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति को भी जाना था। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के अलावा आपके सिलेबस में यह स्पेसिफाई दे रखा था कि जाति और जनजाति के मध्य क्या अंतर है, या जनजाति और जाति क्या एक ही हैं, इसके विषय में चर्चा की जाए, तो हमने की। अब आपकी यूनिट जो फर्स्ट है सोशल एंथ्रोपोलॉजी का, उसका जो दूसरा टॉपिक है वो है संस्कृति का अर्थ और थ्योरी ऑफ कल्चर ग्रोथ, संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत। ठीक है, आज हम थोड़ा बहुत संस्कृति के बारे में जानेंगे और फिर कल हम संस्कृति के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे और तत्पश्चात हम संस्कृति संवर्धन का सिद्धांत को जानेंगे। बच्चों, ये विषय, ये जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक मैं कई बार आपकी प्रथम वर्ष की कक्षा में भी चर्चा कर चुकी हूँ और आज हम वापस से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये याद दिला दूँ कि ऐसा वैसे तो आपके पूरे सिलेबस में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होता जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं हो, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है। सभी टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु
ये जो टॉपिक है संस्कृति का अर्थ और संस्कृति संवर्धन का सिद्धांत, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कई बार 5 से 6 प्रश्न भी आ जाते हैं। 5 से 6 प्रश्न कैसे? 2 अंक के 2 आ गए, फिर 4 अंक का 1 आ गया, 20 अंक का 1 आ गया, और कई बार 2 या 3 तो प्रश्न आ ही जाते हैं। तो इसलिए इस जो पूरा आपका टॉपिक है इसको आप बहुत ध्यान से समझने की चेष्टा कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। हम बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में पहले जाने की कोशिश करते हैं संस्कृति है क्या। मैं कई बार आपको कक्षाओं में चर्चा कर चुकी थी कि हम बात करते हैं संस्कृति की, तो परिभाषाएं, हम अनंत परिभाषाओं की चर्चा कर लेंगे, बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो पशु में और मनुष्य में विभेद करती है? ये प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण रूप से अपना अस्तित्व बनाए हुए खड़ा हुआ है, और वह अंतर करती है संस्कृति। कैसे? संस्कृति क्या है? देखिए, अगर आप बात करते हैं कि हम मानव और पशु में क्या भेद है, मानव का जैसे संगठन होता है पशुओं का भी होता है संगठन। आपने देखा है चींटियों का कितना संगठित पूरा संचालन होता है ना। अब उसके बाद अगर हम ये बात करते हैं कि उनमें सोचने समझने की विवेक है, तो बहुत सारे पशु ऐसे हैं जो बड़ी विवेकशीलता से कार्य लेते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में जो विभेद की रेखा खींची जाती है कि मानव हर प्रजाति से हर जो जीवित जो जीव है उससे सर्वश्रेष्ठ है, तो उस विभेदीकरण की रेखा किस आधार बिंदु पर आके टिकती है? वो है संस्कृति। ठीक है। अब संस्कृति है क्या? देखिए, ये तो आप मान के चलें कि मनुष्य स्वयं में एक अनोखा प्राणी है। क्यों है? क्योंकि वो संस्कृति का निर्माता है, और यही उसे अन्य पशुओं से अलग करती है। लेकिन संस्कृति का उद्भव, ये बात आपको जानना होगा कि ये संस्कृति कहीं से आई नहीं है कि ऊपर से अचानक वो प्रकट हो गई है ना। संस्कृति का उद्भव मानव के मध्य ही होता है। ठीक है। मनुष्य के पास से उसकी संस्कृति छीन ली जाए तो कुछ शेष रहेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो एक मानव, एक ढांचा मात्र रहेगा, एक शरीर रहेगा। और इसीलिए हॉबल, एक प्रसिद्ध मानव शास्त्री, उन्होंने क्या कहा था? संस्कृति अनोखे रूप में एक मानव घटना है, ह्यूमन फिनोमिना है। और इस अर्थ में पशु जगत में अन्य सभी प्राणियों में मनुष्य ही अकेला एक ऐसा प्राणी है जो संस्कृति को बनाने और उसे बनाए रखने की क्षमता रखता है। ठीक है, इतना हमने जाना। अब हम थोड़ा सा ऐसी और डिटेल में जाते हैं। ऐसी कौन सी 5 क्षमताएं हैं, ऐसी कौन सी विशिष्टताएं हैं जिनके आधार पर हम मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं? तो इस संबंध में हम मानव शास्त्री हैं वाइट, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया। तो उन्होंने कहा कि मानव में सीधे खड़े हो सकने की क्षमता है, जिसके कारण मनुष्य उन्हीं हाथों को जिन्हें वो दूसरे पशुओं को चलाने में काम लेता है, दूसरे उपयोगी कार्यों में भी लगा सकता है। तो पहली क्या चीज़ हुई? याद करते जाइए, हम संस्कृति के अर्थ को जानने की चेष्टा कर रहे हैं। पहला क्या है? मानव में सीधे खड़े होने की क्षमता है। दूसरा, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाला हाथ है। अब ये तो आप भी जानते हैं कि हम सभी के पास जो हाथ हैं उन्हें हम बहुत आसानी से, बहुत सहजता से घुमा सकते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को बड़ी सरलता से पकड़ सकते हैं। और यही कारण है कि तीर धनुष से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों को सरलता से चलाया जा सकता है, उस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। अब आते हैं हम तीसरे बिंदु पर कि मानव की तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि, जिसके कारण मानव को यह योग्यता प्राप्त है कि वह प्राकृतिक तथा अन्य घटनाओं का निरीक्षण करे और उनके संबंध में नई नई खोज करे। तो पहली कौन सी विशेषता है? सीधे खड़े होने की। दूसरी कौन सी विशेषता है? स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाला हाथ। तीसरी कौन सी विशेषता है? मानव की तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि। चौथी कौन सी विशेषता है? मेधावी मस्तिष्क।
तेज मस्तिष्क, तीक्ष्ण बुद्धि, जिसकी सहायता से मनुष्य अन्य पशुओं से कहीं अधिक अच्छी तरह से विचार कर सकता है, योजना बना सकता है, अपनी योजनाओं को तर्क के आधार पर प्रस्तुत कर सकता है, उनमें कार्य कारण संबंधों को ढूंढ सकता है। और यही कारण है कि समस्त आविष्कार जो हुए हैं वो किसी पशु ने नहीं किए हैं, वो किसने किए हैं? मानव ने किए हैं। तो हमने कौन कौन सी विशेषताओं को जाना? हमने जाना मानव में सीधे खड़े होने की विशेषता है, हमने जाना स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले उसके पास हाथ हैं, हमने ये जाना कि उसके पास तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि है, हमने ये भी जाना उसके पास मेधावी मस्तिष्क है, और हमने ये भी जाना कि अब हम ये जानेंगे कि मानव को संस्कृति निर्माता के रूप में प्रतिष्ठित करने में जो सबसे अहम भूमिका है वो है मानव की भाषा, उसके सिंबल्स, उसके प्रतीक, जिनके माध्यमों से वो विचारों के आदान प्रदान की क्षमता पैदा करता है, उत्पन्न करता है। ये सच है कि बहुत से पशु, जैसे कि डार्विन ने भी कहा था, शब्दों और वाक्यों को समझते हैं, फिर भी यह केवल मनुष्य ही है जो प्रतीकों को जन्म देता है। किसको जन्म देता है? सिंबल्स को जन्म देता है और उनका अर्थयुक्त उपयोग करता है। ठीक है, अब इतना हमने जाना, हमने 5 तरह की विशेषताओं को जाना। मैं पुनः दोहराती हूँ, ये 5 विशेषताएं कौन कौन सी थी कि, और इन 5 विशेषताओं के कारण ही मानव संस्कृति का निर्माता बना। पहला, उसमें सीधे खड़े होने की क्षमता है। दूसरा, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाया जा सकने वाला हाथ है। तीसरा, मानव की तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि है। चौथा, मेधावी मस्तिष्क है। पांचवा, मानव संस्कृति का निर्माता इसलिए है क्योंकि वो उसके पास भाषा है और सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं, जिसके माध्यम से वो प्रतीक कैसे हैं? ऐसा नहीं है कि वो सेंसलेस हैं, उनका कोई मीनिंग है, उनका कोई अर्थ है। ठीक है, अब हम आज थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ते हुए, तक तो हमने संस्कृति का अर्थ पढ़ा, अब हम जानेंगे संस्कृति की परिभाषा। बच्चों मान के चलो, संस्कृति की इतनी परिभाषाएं हैं कि हम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन संस्कृति की परिभाषाएं खत्म नहीं होंगी। परंतु कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जिनको अगर हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं तो हमारे लिए उपयोगी होती हैं। मूलतः अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें या भारतीय साहित्यकारों ने संस्कृति को किस प्रकार से परिभाषित किया, देखिए एक ये थोड़ा सा हम आधार भूमि तैयार करें, परंतु क्योंकि हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो हम उन परिभाषाओं को जानेंगे, उन परिभाषाओं को याद करेंगे और समझेंगे जो मानव शास्त्रियों ने दी है। लेकिन थोड़ा बहुत हमें जानना ही चाहिए कि उसके अलावा भी संस्कृति के बारे में क्या कहा गया है। तो शाब्दिक अर्थ में संस्कृति शब्द जो हमारे यहाँ संस्कार है उसका रूपांतर है। एक हिंदू अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिए अनेक प्रकार के संस्कारों को करता है और उसके बाद कहीं ना कहीं संस्कृत कहा जाता है। इस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक हिंदू की शुद्धि के लिए आवश्यक जो संस्कारों की योजना है उसे संस्कृति मान लिया जाता है। ये तो अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में, वो भी विशेषकर अगर साहित्यकारों की बात करते हैं कि उन्होंने किस दृष्टिकोण से संस्कृति को देखा है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। ये मैंने एक आधार भूमि आपको बताई, परंतु अब आपका मूल दायित्व क्या है कि विभिन्न मानव शास्त्रियों ने संस्कृति के संबंध में क्या परिभाषाएं दी उसे आप जानें और समझें। तो हम क्या है संस्कृति? देखिए, अगर मैं आपको एक शब्दों में याद करने को कहूँ तो संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। क्या है? संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, इसे सीखा जाता है। अब अनेक कक्षाओं में मैंने आपको कुछ मानव शास्त्रियों का नाम याद करने के लिए कहा था, उनमें से एक सर्वप्रमुख नाम बार बार जो मैं आपके सामने दोहराती हूँ वो है टायलर। तो टायलर ने संस्कृति के बारे में क्या कहा? टायलर ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है। जटिल समग्रता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स होल, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ठीक है, अब
हमने क्या पढ़ा? संस्कृति क्या है? एक समग्रता है, एक जटिल समग्रता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं? हमारी बिलीव्स हैं, हमारी हैबिट्स हैं, मॉरल्स हैं, लॉ हैं, हमारे कस्टम्स हैं, है ना। ये मैंने इंग्लिश में शब्द इसलिए बताया कि वैसे तो मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि आप में से कोई अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है, परंतु अगर है तो उसके लिए उपयोगी होगा। और अगर इसे हम हिंदी में कहें तो और इन्वर्टेड कॉमास में इस परिभाषा को जानने की कोशिश करें तो संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। उन्होंने इस बात को, किन्होंने? टायलर ने इस बात को और बढ़ाते हुए कहा कि संस्कृति से हमारा तात्पर्य किससे है? सब कुछ से होता है जिसे मानव अपने सामाजिक जीवन में सीखता है या समाज से पाता है। क्या है? जिसे मानव सामाजिक जीवन से सीखता है और समाज से पाता है। संस्कृति प्रकृति की देन नहीं है बल्कि समाज की देन है। ये किसने कहा? देखिए, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, कि संस्कृति प्रकृति की देन नहीं है। मैंने जैसे कि पहले कहा, ये ऊपर से अवतरित नहीं हुई है, ये मानव समाज की देन है। ऐसा किसका कहना है? टायलर का कहना है, ठीक है। टायलर ने क्या कहा कि संस्कृति से हमारा तात्पर्य उस सब कुछ से होता है जिसे मानव अपने सामाजिक जीवन में सीखता है या समाज से पाता है। संस्कृति प्रकृति की देन नहीं है, अपितु किसकी देन है? समाज की देन है। यह समाज का मानव को श्रेष्ठतम वरदान है। इसी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए लैंडिस, मैं पुनः नाम दोहरा रही हूँ, लैंडिस, LANDIS, लैंडिस ने क्या लिखा या क्या कहा? संस्कृति वह दुनिया है जिसमें कि एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, ठीक है। अब हम जानेंगे पिडिगंटन। पिडिगंटन ने क्या कहा? पिडिगंटन ने संस्कृति को दूसरे रूप में परिभाषित किया। उन्होंने कहा, संस्कृति उन भौतिक तथा बौद्धिक साधनों या उपकरणों का संपूर्ण योग है। देखिए, भौतिक और अभौतिक क्या है? पहले आप इस चीज़ का अंतर समझ लीजिए। भौतिक संस्कृति वो है जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं, जिसे हम एकत्रित कर सकते हैं, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं। और अभौतिक संस्कृति क्या है? जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिसे हम एकत्रित नहीं कर सकते, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पे पिडिगंटन इसमें इंग्लिश की इनका इंग्लिश नाम क्या है? जिसे इंग्लिश नाम नहीं बच्चों, इसकी जो स्पेलिंग है वो है PIDDINGTON, पिडिगंटन। पिडिगंटन ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा था, संस्कृति उन भौतिक तथा बौद्धिक, देखिए भौतिक मतलब मैटेरियलिस्टिक, ठीक है, और बौद्धिक मतलब हमारी बुद्धि, बौद्धिक साधनों या उपकरणों का संपूर्ण योग है जिनके द्वारा मानव अपनी प्राणीशास्त्रीय मतलब हमारी बायोलॉजिकल नीड्स, है ना, तथा सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि तथा अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है। तो इस प्रकार पिडिगंटन ने क्या कहा? उन्होंने मानव की संस्कृति को दो प्रकार की घटनाओं से जोड़ा। पहला, भौतिक वस्तुएं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वो क्या क्या हैं? उपकरण, औजार, बर्तन, वस्त्र, मकान आदि, है ना। और दूसरा उन्होंने किस चीज़ पे एम्फेसिस किया? ज्ञान, विश्वास, मूल्य क्या है? हमारी वैल्यूज़ आदि अभौतिक या अमूर्त घटनाओं को क्या कहते हैं? फिनोमिना का भी समावेश संस्कृति में होता है। तो संस्कृति के ये दोनों पक्ष एक दूसरे से संबंधित तथा एक दूसरे के पूरक होते हैं। विश्वास करती हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया आज, हमने ये जाना कि संस्कृति ही एक ऐसी अद्भुत विशेषता है जो मानव को इस
जो संसार है उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति घोषित करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसी 5 ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण मनुष्य संस्कृति का निर्माता बनता है। देखिए, संस्कृति प्रकृति प्रदत्त नहीं है, ये बार बार हमने इस बात को दोहराया है। तो ऐसी कौन सी 5 विशेषताएं हैं? पहली, मानव के सीधे खड़े होने की क्षमता। दूसरा, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जाने वाला हाथ। तीसरा, मानव की तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि। चौथा, मेधावी मस्तिष्क। और पांचवा, मानव के पास सिंबल्स हैं जिनका अर्थ निकलता है, अर्थयुक्त हैं। अब उसके बाद जब हमने संस्कृति की परिभाषा को जाना तो हमने टाइलर की परिभाषा को सबसे पहले जाना, जिन्होंने कहा कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा, ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। और पिडिगंटन ने इसको किस रूप में व्याख्यात करने का चेष्टा की? उन्होंने कहा कि संस्कृति उन भौतिक तथा बौद्धिक, ये दोनों में अंतर है। मैंने अभी आपको समझाया कि भौतिक तथा बौद्धिक साधनों का संपूर्ण योग है जिनके द्वारा मानव अपनी प्राणी शासित तथा सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। तो बच्चों, मैं विश्वास करती हूँ कि जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। अब आने वाली कक्षाओं में हम संस्कृति की अन्य परिभाषाओं को जानेंगे और उनकी विशेषताओं को जानेंगे। धन्यवाद।